देखिए बालक, संभावित प्रश्नों का हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया और उसमें हमने आपको 2-3 वीडियो बनाया है। 2 वीडियो बनाया है और उसमें आप लोगों को भेजा गया है, तो उसी के आगे क्रम में हम चलते हैं। और वो सवाल जो है वो आप लोगों को एक बार फिर से दिया जा रहा है, नया प्रश्न। ये संभावित प्रश्न है, स्पेशली यूपीएसआई के ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो जो प्रश्न संख्या 11 है, जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, भारत में कुल योजना अंतराल है। इसे प्लान हॉलीडे भी कहते हैं, योजना अवकाश भी कहते हैं, या प्लान इंटरवल, योजना अंतराल भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये सवाल है आप लोगों का। तो देखिए, हमारे देश में पंचवर्षीय योजना बनाई गई, शुरू की गई 1951 से। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया 1956 से 61। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना जो शुरू किया गया 1961 से 1966। 3 पंचवर्षीय योजना का क्रम हमारे देश में बना रहता है। लेकिन आप जानते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत को भयानक सूखा का सामना करना पड़ता है। और सूखा का सामना करने के वजह से हम लोग ये देखते हैं कि भारत में कृषि क्षेत्र जो होती है वह चरमरा उठती है। इसके अलावा हम लोग ये देखते हैं कि इसी योजना के दौरान भारत को 2 बाह्य आक्रमण का सामना करना पड़ता है। एक तो 1962 में इंडो चाइना वार और 1965 में इंडो पाक वार का सामना करना पड़ता है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि एक और प्राकृतिक आपदा थी, तो दूसरी ओर हम लोग ये देखते हैं कि दुनिया वाले जो हैं वो हमसे रूठ गए थे या नाराज हो गए थे। इन दोनों वजहों से हम लोग ये देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक रीढ़ जो होती है वो हिल जाती है। अभी तक योजना के इतिहास में आप जानते होंगे कि भारत में सर्वाधिक असफल योजना जो है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना है। इसमें आर्थिक समृद्धि की लक्ष्य 5.5% के आसपास रखी गई थी, लेकिन उपलब्धि हम लोग ये देखते हैं कि 2.6% के आसपास होती है। अतः योजना के इतिहास में इसे सर्वाधिक असफल योजना माना जाता है। इस योजना के बाद चूंकि आर्थिक रीढ़ हिल जाती है, जिसके वजह से हम लोग ये देखते हैं कि अगले 3 वर्ष यानी 1966 से लेकर 1969 के बीच में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में कोई योजना शुरू नहीं हो पाती है। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि 3 वर्ष का अंतराल जो होता है वो यहाँ पर पहली बार दिखाई पड़ता है। अब योजना अंतराल का मतलब ये नहीं कि इन योजना अंतराल में कोई आर्थिक काम नहीं हुए या सामाजिक क्रियाकलाप नहीं हुए, बल्कि क्रियाकलाप हुए। चूंकि वार्षिक योजना तो हमारी बजट होती ही है और बजट के माध्यम से वित्त पोषण करके हम विकास के कार्यों को धीरे धीरे संचालित करते रहे। और इसी योजना अंतराल के दौरान आपको याद होगा कि भारत में हरित क्रांति की सूत्रपात की गई थी। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि योजना अंतराल के दौरान भी आर्थिक क्रियाकलाप किया गया, लेकिन इस योजना अंतराल के दौरान भारत में आर्थिक समृद्धि की दर हम लोग ये देखते हैं कि 2.8% होती है। ये बहुत ही कम होती है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में फिर योजना को कंटिन्यू किया जाता है। 1969 से 1974 हमारे देश में योजना होती है। ये चौथी पंचवर्षीय योजना होती है। ये हमारे देश में चौथी पंचवर्षीय योजना होती है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 के लिए शुरू की जाती है। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में कुछ फिर गड़बड़ी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है। 1969 से 1974 की योजना में भारत में आत्मनिर्भरता की बात की गई थी, यानी सेल्फ रिलायंस या टेक ऑफ स्टेज की स्थिति को प्राप्त करने की वकालत की गई। इसी तरीके से 5वीं पंचवर्षीय योजना में हमारे देश में गरीबी उन्मूलन पर विशेष प्रकार का फोकस या बल रखा गया। यह योजना इंदिरा जी के शासनकाल में शुरू किया गया था, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे देश में इसी अवधि के दौरान इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। चूँकि इंदिरा जी के बहुत सारे क्रियाकलाप ऐसे थे जो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा था। देश की जनता उनसे काफ़ी रुष्ट हो चुकी थी, जिसके वजह से हम लोग ये देखते हैं कि आपातकाल की घोषणा अंततः करना पड़ता है। और आपातकाल की घोषणा हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश के लिए
एक बड़ी खराब व्यवस्था में, आपातकाल के वजह से हम लोग ये देखते हैं कि देश एक खराब स्थिति से गुजरने लगती है। लेकिन समय रहते हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में चुनाव कराया जाता है। चुनाव के बाद हम लोग ये देखते हैं कि मिसेज इंदिरा जो होती हैं वो चुनाव हार जाती हैं। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जनता पार्टी की सरकार जो होती है वह देश में नए सरकार का गठन करती है, और नए सरकार का जैसे ही गठन किया जाता है, इस योजना को ख़त्म करके जनता पार्टी की सरकार जो होती है वो 1978 से लेकर 1983 के लिए एक नई पंचवर्षीय योजना की घोषणा कर देता है। ये सरकार जो होती है वह छठी पंचवर्षीय योजना इसका नाम देती है, और इस योजना को इसी समय डिसॉल्व कर देती है। इस योजना को चक्रीय योजना के नाम से जाना जाता है, साइक्लिकल प्लान के नाम से जाना जाता है। पहली बार यह योजना गुन्नार मेंडल जो होते हैं वो प्रस्तुत करते हैं। यह योजना चक्र के आधार पर चलता है। एक साथ इसमें 3 योजना बनाई जाती है, एक अल्पकालिक, दूसरा मध्यकालिक और तीसरा दीर्घकालिक योजना बनाई जाती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि एक साथ इसमें आवधिक योजना या साइक्लिकल प्लान या चक्रीय योजना में 3 योजना बनाई जाती है। यह विकेंद्रीकृत योजना का एक हिस्सा होता है, और यह योजना भारत जैसे देश के लिए फ्रूटफुल काफ़ी थी। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि कुछ ही दिन बाद जनता पार्टी की सरकार औंधे मुँह गिर जाती है, और उसके बाद चुनाव होता है। चुनाव में हम लोग ये देखते हैं कि मिसेज इंदिरा सत्ता में फिर से वापसी धमाकेदार ढंग से करती है, और 1980 में हमारे देश की तत्कालीन सरकार जो होती है वो इस योजना को ख़त्म कर देती है, और इस योजना को ख़त्म करने के बाद एक नई पंचवर्षीय योजना की घोषणा करती है। उसे छठी पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। तो इस तरीके से भारत में यहाँ पर यह 1978 तक योजना चलता है, और 1978 से लेकर 1980 यानी 2 वर्ष योजना में अंतराल यहाँ रह जाता है। जब इस योजना की घोषणा की जाती है तो उस समय की सरकार ये कह देती है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि को कंप्लीट कर चुका है। 5वीं पंचवर्षीय योजना अपने अवधि को कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना की श्री गणेश यहाँ पर नए सिरे से की जाती है। तो याद रखने की चीज़ है कि भारत में छठी पंचवर्षीय योजना 2 बार आरंभ की गई। एक तो हम लोग ये देखते हैं कि 1978 से 1983 में, इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि एक 1980 से 1985 में। फिर योजना हम लोग ये देखते हैं कि कंटिन्यू होती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना घोषित की जाती है। ये राजीव गांधी के शासनकाल में घोषित किया जाता है 1985 से 90 के बीच में। लेकिन आप जानते हैं कि फिर हमारे देश में एक आर्थिक संकट की शुरुआत होती है, और ये संकट हम लोग ये देखते हैं कि काफ़ी बड़ी होती है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि 1990 से 92 के बीच में हमारे देश में फिर कोई योजना शुरू नहीं होती है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि यह योजना जो होती है, ये योजना जो होती है वह, हमने आपको गलत बता दिया। 1978 से 83 के लिए छठी पंचवर्षीय योजना घोषित की जाती है। यह योजना, जब छठी पंचवर्षीय योजना सरकार घोषित करती है तो ये मानकर चलती है कि 1974 से 1979 की पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि के लिए कंप्लीट हो गई। लेकिन 1979 से 80 के बीच में एक गैप रह जाता है, और यह गैप जो होता है वह 1 वर्ष के लिए होता है। यह गैप जो होता है वह 1 वर्ष, चूंकि सरकार ने यह मान लिया कि यह योजना ने अपनी अवधि को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि 80 में छठी पंचवर्षीय योजना की घोषणा की गई। हालांकि छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1979 में होनी चाहिए, लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1980 में, यानी 1979-80 का वर्ष जो होता है, हम लोग ये देखते हैं कि यही 1 वर्ष योजना अंतराल होता है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि आर्थिक संकट की शुरुआत होती है। आर्थिक संकट के दौरान 1990 से 92 में हम लोग ये देखते हैं कि योजना नहीं शुरू की जाती है। इस आर्थिक संकट का मूल कारण विदेशी क्षेत्रों में निहित था। इसी आर्थिक संकट के दौरान हम लोग ये देखते हैं कि हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी जो होते हैं वह इस समस्या से निपटने के लिए तत्काल
35 टन भारत के सोना को उठाकर गिरवी रख देते हैं ब्रिटेन में, और वहाँ से 65,000 करोड़ डॉलर के ऋण प्राप्त कर लेते हैं, और इससे ऋणों की अदायगी की जाती है। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है कि उस संकट की घड़ी में उन्होंने गिरवी रखकर अपने सोना को वहाँ से कर्जा लिया, और इस कर्जा के माध्यम से विदेशी कर्जों को चुकाया गया। और उसके बाद हमने नई आर्थिक नीति का निर्वचन किया, और उस नई आर्थिक नीति के साथ हमने काम जब करना शुरू किया तो 1995 तक जो गिरवी रखे गए सोने थे वो सब हम लोगों ने ब्रिटेन से वापस ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि भारत में कुल योजना अंतराल जो होता है वह इतना ही अवधि का होता है। एक तो 1990 से 92, यहाँ पर 2 वर्ष अंतराल था। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि एक 1979-80 था, यानी 1 वर्ष का यहाँ पर अंतराल है। इसी तरीके से एक अंतराल 1966 से 1969, यानी यहाँ पर 3 वर्ष का अंतराल है। तो भारत में कुल योजना अंतराल कितना है? 3, 1, 4, 2, 6। इस तरीके से 6 वर्ष का योजना अंतराल है। तो भारत में यहाँ पर सवाल दिया गया है, भारत में कुल योजना अंतराल कितना है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष। याद रखिएगा 7 वर्ष नहीं माना जाता, क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी उस योजना ने ये मान लिया गया उसी समय कि कंप्लीट कर लिया है, इसलिए उसे 2 साल का अंतराल नहीं मानते, बल्कि हम उसे 1 ही वर्ष का अंतराल मानते हैं, 1979-80 का वर्ष। तो भारत में कुल योजना अंतराल 6 वर्ष का है। अतः उत्तर डी सही होगा, सी सही नहीं होगा। कुछ किताब 7 वर्ष बताते हैं जो गलत है, क्योंकि जब योजना आयोग का रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो उन्होंने यही कहा है 6ठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो गई, इसके पहले 1 वर्ष का योजना अंतराल हमारे देश में बना रहता है। तो आप अगर चाहें तो उसके प्रारूप को यानी पहले ही पढ़ सकते हैं उसके कंटेंट में। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इसका उत्तर जो होगा वो 6 वर्ष होगा, इसका उत्तर डी होगा। इसी तरीके से अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बुल एवं बियर ये 2 शब्द है। बुल एवं बियर, बुल का मतलब होता है सांड और बियर का मतलब होता है भालू। हिंदी में बेसिकली बुल और बियर को हम लोग कहते हैं तेजड़िया और मंदड़िया। बुल को तेजड़िया कहते हैं और बियर को मंदड़िया कहते हैं। देखिए यहाँ पर तो इंग्लिश का शब्द दिया गया है, लेकिन बुल का अगर हिंदी देखा जाए तो इसका शब्द होता है तेजड़िया। इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि बियर का मतलब होता है मंदड़िया। अगर शब्दों में देखेंगे तो आप कहेंगे बुल का मतलब सांड और बियर का मतलब भालू। दोनों जानवरों के नाम पर ही ये शब्द का उल्लेख किया जाता है। जनरली ये दोनों शब्द हम लोग ये देखते हैं कि शेयर मार्केट में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। शेयर मार्केट में आप जानते हैं कि शेयर खरीदने और बेचने वाले होते हैं। तो जो शेयर खरीदने वाले लोग होते हैं उनके लिए कुछ शब्दों का, यानी शेयर कारोबार करने वाले जो शेयर धारक होते हैं उनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि शेयर मार्केट में कभी भी किसी भी समय में अगर देखा जाए तो 2 वर्ग के लोग होते हैं। एक लोग ये मानकर चलते हैं, यानी जितने भी सट्टेबाज या शेयर धारक होते हैं, कुछ लोग एक निश्चित समय पर यह मानकर चलते हैं कि भविष्य में यानी आने वाले समय में शेयर की कीमत बढ़ेगी। वो एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन यानी उनकी प्रत्याशा होती है कि भविष्य में या आने वाले समय में शेयरों की कीमत बढ़ेगी। ऐसे सभी सट्टेबाज या शेयर धारक जो होते हैं, हम लोग ये देखते हैं जो ये मानकर चलते हैं कि भविष्य में शेयरों की कीमत बढ़ेगी, वह शेयर की बड़ी मात्रा में खरीदारी करते हैं और इनके लिए शेयर मार्केट में तेजड़िया शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे बैल है, अगर एक लाठी उसे मारेंगे तो वो अपने आगे की ओर तेजी से भागेगा। उसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि ऐसे सट्टेबाज जितने भी होते हैं जो भविष्य में ये मानते हैं कि कीमत आगे भागेगी या ऊपर चढ़ेगी, तो इन सभी सट्टेबाजों को हम कहते हैं कि यह तेजड़िया है। लेकिन दूसरा शब्द हम लोग ये देखते हैं कि मंदड़िया। उसी समय कुछ ऐसे भी सट्टेबाज मार्केट में मौजूद होते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन या प्रत्याशा होती है कि भविष्य में बाजार इस तरीके के बदलेगी जिससे शेयरों की कीमत क्या होगी, गिर जाएगी। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि ये शेयर की बिकवाली करते हैं। यानी एक ही समय पर मार्केट में 2 तरह के सट्टेबाज होते हैं।
जो ये मानते हैं कि भविष्य में शेयर की कीमत बढ़ेगी उसे तेजड़िया कहते हैं, और जो मानते हैं कि भविष्य में शेयरों की कीमत गिर जाएगी उन्हें मंदड़िया कहते हैं। जैसे भालू है, अगर उसे एक लाठी मारेंगे तो वो पीछे की ओर यानी अपने दुम की ओर या पूंछ की ओर भागता है, जबकि सांड अपनी मुंह की ओर भागता है। यानी जो सट्टेबाज ये मानकर चलता है कि भविष्य में शेयर की कीमत पीछे की ओर आएगी यानी नीचे की ओर आएगी, तो ऐसे सभी सट्टेबाजों को हम बियर कहते हैं या इसे मंदड़िया कहते हैं। तो एक ही समय पर हम लोग ये देखते हैं कि दोनों तरह के सट्टेबाज मौजूद होते हैं। जो तेजड़िया होते हैं वो बड़ी मात्रा में शेयरों की खरीदारी करते हैं, इससे शेयरों की मांग बढ़ती है, इससे शेयर सूचकांक का मूल्य क्या होता है, उछलता है। लेकिन जो मंदड़िया होते हैं हम लोग ये देखते हैं कि वह बड़ी मात्रा में शेयरों की बिकवाली करते हैं, और अगर इनकी सक्रियता अधिक होती है तो भविष्य में शेयर की सूचकांक या शेयर सूचकांक की मूल्य क्या होती है, कम हो जाती है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर किसी दिन बाजार में तेजड़िया की अपेक्षा मंदड़िया ज़्यादा सक्रिय हैं तो उस दिन शेयरों की कीमत में गिरने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन किसी दिन मंदड़िया के अपेक्षा तेजड़िया ज़्यादा सक्रिय या मजबूत हैं तो ऐसी कंडीशन में मांग शेयरों की ज़्यादा होती है और शेयर की कीमत में बढ़ने या उछलने की संभावना या प्रवृत्ति बनी रहती है। तो इस तरीके से बुल और बियर शब्द का प्रयोग शेयर मार्केट में किया जाता है उन सट्टेबाजों के लिए जो ये मानते हैं कि भविष्य में शेयर की कीमत बढ़ेगी और जो ये मानते हैं कि भविष्य में शेयर की कीमत गिरेगी। तो वह सट्टेबाज जो ये मानकर चलता है कि भविष्य में शेयर की कीमत बढ़ेगी उन्हें तेजड़िया या बुल कहते हैं। इसी तरीके से वह सट्टेबाज जो ये मानकर चलता है कि भविष्य में शेयर की कीमत गिरेगी उसे बियर या मंदड़िया कहते हैं। तो ये दोनों शब्द का प्रयोग जो है शेयर बाजार में किया जाता है। तो ये यूपीएसआई के संभावित प्रश्न में है। अगला सवाल हम लोग ये देखते हैं कि सवाल नंबर 13 है, सर्वप्रथम किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, भारत में हम लोग ये देखते हैं कि लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन था। हमारे देश में ब्रिटिशर्स जो थे वो हुकूमत करते थे, लेकिन हुकूमत के पश्चात हमें अंततः राष्ट्रीय आंदोलन हुकूमत के दौरान उनके शुरू हो जाता है और इस आंदोलन में हमें अंततः सफलता मिलती है और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। जब देश आज़ाद होता है तो कोई ऐसा नहीं है कि हमारे सर पर बिल्कुल बढ़िया मुकुट रख दिया गया है, हीरा मोती जड़ा हुआ, यानी एक ऐसा ताज रखा गया जिसमें हीरा मोती जड़ा हो, ऐसा नहीं था। बल्कि हम लोग ये देखते हैं कि एक ऐसा मुकुट रखा गया था जिसमें अनेक तरह के कांटे थे। अब उन कांटों को चुनना, ख़त्म करना ताकि इसे हम बढ़िया मखमली ताज बना सके, ये अब हमारा काम था। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि हमारे देश में आज़ादी के तुरंत पश्चात अगर देखेंगे तो हमारे देश में 640 बैंक कार्यरत थे। अधिकांश बैंकों की वित्तीय दशा अत्यंत कमज़ोर थी। अनेक बैंक बंद होने के समीप खड़े थे। अनेक बैंक उसी समय 1 साल बाद तक बंद भी हो गए। हम लोग ये देखते हैं कि ये भारत के लिए बड़ी विडंबना की बात थी। भारत में 1948 में नियोजित विकास का लक्ष्य रखा गया। अब नियोजित विकास करने के लिए अत्यंत आवश्यक था कि वित्त पर सरकार का नियंत्रण हो। अभी तक हमारे देश में हम लोग ये देखते हैं कि जो देश में केंद्रीय बैंक स्थापित की गई थी 1935 में, उनकी स्थापना निजी क्षेत्र के अधीन की गई थी। यानी सरकार ने इसे स्थापित उस समय नहीं किया था, बल्कि निजी पूंजीपतियों के माध्यम से ही इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि आज़ादी के बाद वित्त पर नियंत्रण स्थापित करना जरूरी था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि एक संसदीय समिति का गठन किया जाता है। संसदीय समिति का गठन 1948 में कर दिया जाता है। चूँकि 1948 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक से अपना हाथ खींच लेती है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग अपना एक केंद्रीय बैंक नया स्थापित कर लेते हैं। उसके बाद उसने अपना कार्यक्षेत्र भारत में क्या किया, शुरू कर दिया। इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि संसदीय समिति के सुझाव के आधार पर सबसे पहले 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो इस तरीके से हमारे देश में पहली राष्ट्रीयकृत होने वाली बैंक जो थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब समझ लीजिए, जब
जब किसी निजी प्रतिष्ठान पर सरकार अपनी स्वामित्व को स्थापित करती है तो उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं। अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो पूंजी यानी अंश पूंजी या शेयर पूंजी लगी थी वह सब निजी पूंजीपतियों की थी। अब हम लोग ये देखते हैं कि सारे शेयरों को सरकार क्या करती है, खरीद लेती है। और आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी पर स्वामित्व उसी का होता है जिसके पास शेयर होता है। इस तरीके से अब सब शेयर हम लोग ये देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के किसके पास है, सरकार के पास। इसी को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि सरकार जो होती है इसी के नियंत्रण में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करती है। हालांकि उसके लिए कानून अलग है और वो अपने कानून के अंतर्गत ही कार्य करती है, लेकिन इस पर स्वामित्व अब सरकार की है। इस तरीके से सबसे पहले राष्ट्रीयकृत होने वाली व्यापारिक बैंक इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। लेकिन अगर सवाल बदल दिया जाए कि सबसे पहले राष्ट्रीयकृत होने वाली कौन है, तो याद रखिएगा जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात उसका नाम बदलकर एसबीआई कर दिया गया। तो भारत में राष्ट्रीयकृत होने वाली प्रथम बैंक तो आरबीआई है, लेकिन भारत में राष्ट्रीयकृत होने वाली प्रथम व्यापारिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक हम लोग ये देखते हैं कि एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये प्रश्न का उत्तर जो है उसका उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए 13 तक हमने आप लोगों को प्रश्न संख्या बतलाया है। अब ये जो 14 से लेके 20 है इसको हम आप लोगों को अगले वीडियो में कर देंगे, और अगला वीडियो जो होगा वो जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसमें आप लोगों को सामने किया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग देखें और इससे लाभ उठाएं, और लाभ केवल देखें ना बल्कि इसको याद भी रखें, क्योंकि इसी तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ये सब संभावित प्रश्न हैं। तो अभी तो बहुत आसान सवाल है जो बहुत हद तक आप लोग जानते होंगे। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आप लोग सब जो पढ़े हुए कुल हैं उन्हीं लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट शुरू किया गया है। तो इस तरीके से ये सवालों को आप अपने दिमाग में बनाए रखिए कि अगर कहीं पूछा जाए तो आप लोग उसका उत्तर दे सके। तो इस वीडियो में अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करें और ज्ञान